गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है वो आज से जो विजिट है वो स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जाएंगे, भारत का पक्ष यहाँ पे बताएंगे, प्लस एट द सेम टाइम हाईलाइट करेंगे किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पे किया जाता है, भारत का किस तरह से डॉक्ट्रिन है ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। तो अभी के लिए तीन ऐसे मल्टी पार्टी डेलीगेशंस होंगे जो आज और कल से अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक ग्रुप को लीड किया जा रहा है बाय जेडीयू लीडर संजय झा जी, एक ग्रुप को यहाँ पे लीड किया जा रहा है बाय श्रीकांत शिंदे ऑफ शिवसेना, एंड एक डेलीगेशन यहाँ पे डीएम के लीडर कनिमोझी जी के द्वारा यहाँ पे लीड किया जा रहा है। तो अलग अलग देशों को विजिट किया जाएगा इनके द्वारा, जैसे इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, यूएई, लाइबेरिया, रशिया, स्पेन, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंट्रीज में जाके भारत का जो पक्ष है उन देशों को यहाँ पे समझाया जाएगा। तो दिस इज द डिप्लोमेटिक आउटरीच विजिट। दोस्तों, डेट है आज की 21 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है यूएन पीस कीपिंग के बारे में। आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने यूएन पीस कीपिंग के बारे में सुना होगा। कई बार इनको यूएन पीस कीपर जो फोर्स होती है ना, उनको हम लोग ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक्चुअली मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, दुनिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर उन कंट्रीज को कैसे मदद करी जा पाए कॉन्फ्लिक्ट से पीस शांति वाले रास्ते पे जाने के लिए, इसके लिए काम किया जाता है यूएन पीस कीपिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन जो है ना, वो उसको लीड करता है एंड फोकस यही रहता है कि ट्रूप्स को डिप्लॉय करके पुलिस, सिविलियंस, इनकी मदद से यहाँ पर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में थोड़ी शांति लाई जा पाए। आपको यहाँ पर इनके तीन कोर प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल है कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये दोनों पार्टीज का कंसेंट मस्ट है। इसके अलावा इम्पार्शियलिटी, राइट, एंड लास्टली है नॉन यूज ऑफ फोर्स एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। यानी कि आप किसी के ऊपर फालतू में गोलाबारी नहीं करोगे, डिफेंस में, अपने खुद के डिफेंस में, प्लस एट द सेम टाइम जो मैंडेट है, जैसे शांति तरफ लेके जाने का मैंडेट है, बस उस केस में आप यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करोगे। अदरवाइज आपकी कोशिश यही रहेगी कि बिना उसका इस्तेमाल किए हुए कैसे हम यहाँ पे शांति को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये तो चलो बात होगी स्टैटिक पोर्शन की। अब पता क्या हो रहा है यहाँ पे बर्लिन यानी कि जर्मनी के अंदर इस बार आपको यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल देखने को मिला। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट दरअसल में अलग अलग तरह की हाई लेवल मीटिंग्स जो होती है ना, वो यहाँ पर इस बार बर्लिन में हमें होती हुई देखने को मिली। पास्ट में देखो बहुत सारी मीटिंग्स हो रखी है, जैसे लंदन में 2016 में, वैंकूवर हो गया, न्यूयॉर्क, सियोल, अक्रा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे पास्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हो रखी थी। तो 2025 में इस बार बर्लिन के अंदर आपको ये मिनिस्ट्रियल देखने को मिली। प्लस आप जानते ही हैं 1945 में यूएन बना था, तो उसके 80 साल भी यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। प्लस 10 ईयर एनिवर्सरी हुई है ऑफ लीडर समिट ऑन पीस कीपिंग। तो ये सारी बातें अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब ऐसे टाइम के ऊपर ना भारत देखो आगे आया है। भारत ने पास्ट में भी पीस कीपिंग के रिगार्डिंग बहुत काम किया है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना, अभी करंटली हम लोग 5384 जो पर्सनल हैं हम कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, जिसमें आपको 153 महिलाएं देखने को मिल जाएंगी अक्रॉस 10 यूएस पीस कीपिंग मिशंस। प्लस इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर ग्लोबली। एक बांग्लादेश भी खूब कंट्रीब्यूशन देता है और भारत भी डेफिनेटली इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है। एंड भारत ने पहला जो ऑल फीमेल जो आपका फॉर्म पुलिस यूनिट है वो 2007 में लाइबेरिया यहाँ पे डिप्लॉय किया था। अभी तक लगभग 180 इंडियन पीस कीपर यहाँ पर सर्विस करते समय शहीद हुए हैं, राइट, जो कि हाईएस्ट नंबर है अमंग ऑल द कंट्रीब्यूटिंग नेशंस। अब इस बार का जो 2025 का मिनिस्ट्रियल हुआ ना, भारत ने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेज करी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है आपका क्यूआरएफ कंपनी। क्यूआरएफ क्या होता है? क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, कोई थ्रेट आ गया, और बड़ी ही तेज़ी से बहुत ही कम टाइम के अंदर हम अगर हमें डिप्लॉयमेंट करना है तो वहाँ पर क्यूआरएफ फोर्सेस बहुत ज़्यादा मदद यहाँ पे हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन लेड एफपीयू, ठीक है, फॉर्म्ड पुलिस यूनिट। अब इसमें क्या होता है, महिलाएं जो वुमेन ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फुल पुलिसिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पे काम करती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनका प्रोटेक्शन देखना, कम्युनिटी पुलिसिंग करना, उन सब चीज़ों में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ काउंटर आईईडी, आईईडी का मतलब आप सब लोग समझते होंगे, आईईडी इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो यहाँ पर ना ये जो बात हुई ये एक्सप्लोजिव्स के रिगार्डिंग है। तो एक्सप्लोजिव थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको डिस्पोज करने के लिए आईईडीज़ का मतलब आपके यूनिट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी सारा उसी में आपका देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ K9 जो K9 यूनिट है, ये दरअसल में बात करता है आपके डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग की। आपने कई बार देखा होगा ना कि आपकी पुलिस के साथ कई बार डॉग्स होते हैं, वो डॉग्स डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। कई बार कुछ और स्पेशलाइज चीज़ें जैसे नारकोटिक्स वगैरह में हेल्प मिल जाती है इनकी, तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा एक स्वैट पुलिस यूनिट, स्वैट क्या होता है, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। ये जो स्वैट पुलिस यूनिट है ना, जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स है, ये हाई थ्रेट टारगेट्स को यहाँ पे टारगेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी जगह कुछ लोगों को एक तरह से हॉस्टेज मतलब बनाए रखे, बंदी बनाया हुआ है, वहाँ पर उनको कैसे उस एरिया से निकाल सकते हैं, कुछ डायरेक्ट एक्शन करना है आर्म थ्रेट्स के अगेंस्ट, तो स्वैट पुलिस यूनिट यहाँ पे ये चीज़ें देखता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ देयर इज अ मिक्स्ड आर्म पुलिस यूनिट या फिर आर्म्ड पुलिस सपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपके अलग अलग मतलब मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, वेल ट्रेन पर्सनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भारत ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेज करी हैं एट द UN पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल 2025। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे जो इस बार की पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल में यहाँ पे हुआ है। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं सोडियम आयन बैटरी के रिगार्डिंग। देखो कई बार ना हम लोग लिथियम आयन बैटरीज के बारे में तो अक्सर पढ़ते रहते हैं, पर सोडियम आयन बैटरीज के बारे में हमें उतना नहीं सुनने को मिलता। बट अभी हमें बहुत ध्यान से इसको भी अंडरस्टैंड करना है। दरअसल में क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इनकी एक रिसर्च टीम के द्वारा सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को यहाँ पर डेवलप किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब सेम ही है। देखो जैसे लिथियम आयंस होते हैं, उसका इस्तेमाल होगा तो उसको लिथियम आयन बैटरी बोल देते हैं। अगर उनकी जगह के ऊपर हम सोडियम आयंस का इस्तेमाल करें, राइट, जो कि चार्ज को कैरी करते हैं, तो उन बैटरीज को क्या बोल देंगे, सोडियम आयन बैटरीज बोल दिया जाएगा। एंड प्लस ये रीचार्जेबल होती है, मतलब इनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके ना फीचर्स आप नोटिस करना, और फीचर्स ही इस पर्टिकुलर सोडियम आयन बैटरी को बहुत ज़्यादा स्पेशल यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो कैथोड होती है ना, वो नेजिकॉन टाइप होती है। अब ये क्या टर्म है सर, अरे Na क्या होता है, Na सर सोडियम ही होता है ना, उसका सिंबल होता है। SiCon क्या होता है, सुपर आयोनिक कंडक्टर। तो दरअसल में ना ये जो नासिकॉन जो मैंने बात करी है, सोडियम सुपर आयन कंडक्टर की बात करी, यहाँ पर ये अपनी कंडक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं, आपके सोडियम आयन की कंडक्टिविटी के लिए। तो उसी से ये बैटरी बनी हुई है। तो बैटरी अगर उसी से बनी हुई है तो काफ़ी कम समय में चार्ज हो जाती है, जैसे आपकी 6 मिनट में 80% तक चार्जिंग हो जाएगी, और 3000 चार्ज साइकिल्स तक ये इतने लंबे टाइम तक चलती रहेगी। इन्हीं को बोलते हैं हम नेसिकॉन टाइप मटेरियल, जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। बाकी एनोड मटेरियल जो होता है वो भी आपको एडवांस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एंड उसमें नैनो स्केल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। नैनो स्केल इंजीनियरिंग से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे नैनो स्केल लेवल के ऊपर 10⁻⁹ मीटर तक यहाँ पे उनको श्रिंक किया जाएगा, जिससे आयन बहुत आराम से ट्रांसपोर्ट हो पाए। इसके अलावा कोटिंग जो है वो कार्बन की यहाँ पे करी जाएगी, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बेहतर हो पाएगी। एल्यूमिनियम डोपिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कई बार पता क्या होता है, जो आपका एल्यूमिनियम एटम है ना, उसको जानबूझकर एक मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस में यहाँ पे डाला जाता है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज करी जा पाएँ। खासकर जैसे मान लीजिए, मान लो कंडक्टिविटी को जो बढ़ाना है, तो उस केस में एल्यूमिनियम डोपिंग का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। वो बैंड गैप को मॉडिफाई कर देगा। इसको सेमीकंडक्टर वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सोडियम आयन की मूवमेंट में काफ़ी हेल्प कर देता है। बाकी इसके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे यहाँ पे आग लगने का खतरा, डिग्रेडेशन होने का खतरा काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। बाकी ये लिथियम आयन बैटरीज और बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ा चीपर भी है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे सोडियम भारत में अवेलेबल है, पर लिथियम हम ज़्यादातर इम्पोर्ट ही करवाते हैं अलग अलग देशों से। बाकी इको फ्रेंडली भी है, एंड इसको अलग अलग ईवीज हो गया, सोलर एनर्जी स्टोरेज हो गया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ड्रोन्स, इन सब अलग अलग एरियाज में हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि सोडियम आयन बैटरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे भारत में सोडियम जैसे मैंने बताया अवेलेबल ही है। बाकी आत्मनिर्भरता भी होगी, क्योंकि सोडियम भारत में है, तो लिथियम कोबाल्ट के ऊपर कम डिपेंडेंस रहेगा आपसे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी इसकी कम है, तो यहाँ पर इसको
स्टोरेज भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो और ग्रिड में यूसेज में भी इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। ये पॉइंट हो गया आपका सोडियम आयन बैटरीज का। देखो अगर आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है ना, मैं थोड़ा रिमोट लोकेशन में हूँ आज, मतलब कहीं और से काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आज के लिए मेरे साथ बियर करिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दीजिए अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ सुन रही हो बैकग्राउंड से। एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तुलारे लेक इन कैलिफोर्नियाज सैन जोकिन वैली। थोड़ा सा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा भी है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें यहाँ पे देखने को मिली। देखो हम ना अक्सर सुनते रहते हैं यार कोई लेक श्रिंक होगी, है ना, कोई छोटी होगी है लेक, कोई लेक गायब हो चुकी है, इस तरह के मुद्दे हम यहाँ पे सुनते रहते हैं। पर यहाँ पर अभी पता क्या सुनने को मिला है, एक ना लेक 130 साल पहले गायब हो गई थी। गायब कह लो या कह लो कि इस तरह से हमने इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर दिया था इस पर्टिकुलर लेक को, या बाकी और चीज़ों के लिए यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था। तो 19वीं सदी के अंदर यहाँ पर ये लेक डिसअपियर हो गई थी, इसीलिए इसको गोस्ट लेक कहा जाता था। पर अभी पता क्या हुआ है, अभी ये वापस से रीअपियर कर गई है। अब ऐसा क्या हो गया कि वापस से रीअपियर कर गई है? देखो इसके पीछे नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स दोनों के दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला तो आप नोटिस करिएगा कि आपको ना अमेरिका के अंदर सियारा नेवाडा, ठीक है ना, बेसिकली एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्नो मेल्ट हो रही है, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, स्नो मेल्ट हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा आके जमा हो गया है एंड अकॉर्डिंगली इस वजह से यहाँ पर ये लेक वापस से रीअपियर कर चुकी है। और दूसरा एक जो कारण और बना है ना, वो है इसके पीछे एटमॉस्फेरिक रिवर्स। अब आई एम श्योर आप बच्चों ने पढ़ा होगा अपनी ज्योग्राफी के अंदर, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो आप ना एटमॉस्फेरिक रिवर्स को इस तरह से समझो कि है तो ये एक तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर, पर इनमें बहुत 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 ज़्यादा पानी है, या अदर आई शुड से इनमें जो वाटर वेपर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। इतना पानी है कि जैसे इनको ना हम लोग कई बार रिवर्स इन द स्काई, कि हवा में ही आपके रिवर्स चल रही हैं, उनको यहाँ पे इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक रिवर्स बोल देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, जैसे आपने मिसिसिपी के बारे में सुना होगा, राइट। तो कई बार जितना मिसिसिपी रिवर जितना पानी होता है ना, उतना पानी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिवर्स में भी होता है। अब क्या होता है, आपके वार्म ओशियन रिवर्स के ऊपर ये बनते हैं इस तरह से, एंड फिर अकॉर्डिंगली ये मूव करते जाते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कोई माउंटेनियस रीजन आया या कोई ठंडा एरिया आया इस तरह से, तो क्या होगा, जब ये एटमॉस्फेरिक रिवर उनके साथ लैंडफॉल करेंगे, उसके वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी रिलीज होगा। जैसे आप ऐसा मानो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हमें देखने को मिल जाएगी। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ, एटमॉस्फेरिक रिवर्स की वजह से बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो पहले तो आप कह लो कि स्नोफॉल काफ़ी हुई है, आपका स्नो मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हुई है, और एटमॉस्फेरिक रिवर्स ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये सब अलग अलग कारण रहे हैं कि जो लेक है ना, ये 130 साल बाद यहाँ पे रीअपियर होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी इस लेक का कोई नेचुरल ड्रेनेज नहीं है, तो जितना पानी यहाँ पे आया सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये लेक वापस से हमें रीअपियर होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ और फैक्ट्स आप देख लीजिए, ये आपके मिसिसिपी रिवर के वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे ये एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, एंड ये जो पर्टिकुलर लेक है ना, ये पास्ट में आपकी जो ताची यूकुट ट्राइब है, जिनको उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है, एंड वो इस लेक को पाशी के नाम से भी जानते हैं। इस पर्टिकुलर लेक को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था पास्ट के अंदर, जहाँ पर जो स्टीम शिप्स है ना वो सप्लाईज कैरी करती थी फ्रॉम बेकर्सफील्ड टू सैन फ्रांसिस्को। तो ये इसकी लोकेशन भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, दिस इज योर तुलारे लेक, ठीक है ना। ये आपका पैसिफिक ओशन इधर हो गया, ये आपका कैलिफोर्निया में आपको जैसे मैं बता रहा था, एंड ये पूरा एरिया आप यहाँ पे फ्रॉम द लोकेशन पर्सपेक्टिव आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। बाकी ये जो पूरी वैली है ना, ये आप नोटिस कर पाओगे, दिस इज सैन जोकिन वैली, यहीं पर आपकी ये रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिली है। बाकी ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पर्टिकुलर वैली है, ये बहुत ही मेजर आपको एग्रीकल्चर हब देखने को मिल जाएगा। इसको कई बार यूएसए की ब्रेड बास्केट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर फूड प्रोडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी बाकी फैक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इसकी लोकेशन आपको डेफिनेटली एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो तुलारे बेसिन भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एंडोरेक बेसिन है, जैसे मैंने बताया ना, इसका कोई सी के साथ आउटलेट नहीं है, जो कि सेंटर्ड है तुलारे लेक के ऊपर। तो ये कुछ बातें थी आपको लोकेशन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जजमेंट। देखो ये जजमेंट कोई नई जजमेंट नहीं है, ये जजमेंट 1991 के अंदर आई थी,
मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जजमेंट आखिर है क्या। इस बात को अंडरस्टैंड करना, देखो मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सिटिंग जज है, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, तो उसका क्या तरीका है। देखो होता पता क्या है, जो आपके अगर किसी सिटिंग जज के अगेंस्ट आपको इस तरह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि हमें एक पुलिस रजिस्ट्रेशन एफआईआर की होनी चाहिए, अगर कुछ हमें लगता है कि ऐसे कुछ एलिगेशंस हैं। फिर प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, अकॉर्डिंगली उनके साथ मटेरियल जो होता है उसको रिव्यू किया जाता है। अकॉर्डिंगली एक यहाँ पे पहले ना खुद इंक्वायरी करी जाती है, इन हाउस प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो जुडिशरी ही एक तरह से अंदर ही अंदर देख पाए कि क्या वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो इन हाउस प्रोसीजर है ना, ये दरअसल में 1991 की इसी जजमेंट से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअली पता क्या हुआ, ये जो के वीरास्वामी वैसे यूनियन ऑफ इंडिया वैसे अदर जजमेंट है ना, इसमें यहाँ पे डिस्कशन ये हुआ कि यार अगर हम बात करते हैं जजेस की, तो क्या वो सिविल सर्वेंट्स की तरह हैं, या नॉट सिविल सर्वेंट रादर शुड से, आर दे कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इस जजमेंट के अंदर आंसर आया यस, आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट अंडर अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो एफआईआर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर मान लो फाइल करनी है, तो अकॉर्डिंगली प्रायर सैंक्शन यहाँ पे चाहिए होगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो यही जो जजमेंट थी, इसने ऐसा बताया कि जो भी इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके साथ ही जजमेंट डील करती है, एंड जजेस को एक तरह से पब्लिक सर्वेंट की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। कोई भी क्रिमिनल केस इनके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट बिना सीजीआई के अप्रूवल के, एंड वो भी इनफैक्ट ना प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, फिर प्रॉपरली यहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें करी जा सकती हैं। अब ये मुद्दा न्यूज़ में है क्यों, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर। देखो पिछले दिनों के अंदर आपने नोटिस किया जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में, उनके घर के ऊपर जो इतना सारा कैश हमें यहाँ पे देखने को मिला था, तो उस वजह से ये पर्टिकुलर मुद्दा ना बार बार न्यूज़ में आता ही रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट पता होनी चाहिए। बाकी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने हाईलाइट किया कि हमें ना ये 1991 का ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको वापस से रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहीं ना ये कहता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जजेस के अगेंस्ट तब तक नहीं हो सकती बिना, जब तक अप्रूवल ना मिल जाए। तो ये वाली जजमेंट थोड़ी सी खराब है एज पर अवर वाइस प्रेसिडेंट, तो इस वजह से इसको रिव्यू करने की यहाँ पे ज़रूरत है। एनीवेज आपको यहाँ पे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये रूलिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, न्यू ओसीआई पोर्टल। अब आप लोगों ने ओसीआई स्कीम आप लोग जानते हो, ओसीआई क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम, राइट। अब ये दरअसल में ना जो ओसीआई स्कीम है, ये 2005 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट करी गई थी। और हाँ, इस कैसे आई थी, जब हमने अमेंड किया था अपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी इंडिविजुअल्स एलिजिबल होते हैं, उनको एक तो ओसीआई कार्ड मिल जाता है, प्लस वो भारत में वीज़ा फ्री एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, और भी कुछ यहाँ पे उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे मान लो प्रॉपर्टी को ओन कर पाएंगे, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये सब चीज़ें उनको अलाउड होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो भी सिटीजन्स एलिजिबल होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या रहता है कि या तो वो भारत के सिटीजन्स होने चाहिए 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, या फिर वो एलिजिबल होने चाहिए इंडियन सिटीजनशिप के रिगार्डिंग ऑन दैट डेट। ठीक है ना, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके रिगार्डिंग हमें देखने को मिल जाएगा। पर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शन, कुछ एक्सक्लूजन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पाकिस्तान का सिटीजन या बांग्लादेश का सिटीजन है या रहा है, वो यहाँ पे ओसीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी इन दोनों देशों के सिटीजन्स हैं, तो या रहे हैं पास्ट में, तो वो भी इनएलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे। पर अगर मान लीजिए कोई फॉरेन रीजन का स्पाउस है इंडियन सिटीजन का, या फिर ओसीआई कार्ड होल्डर का, वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है अगर मैरिज प्रॉपरली लीगली रजिस्टर्ड है और कम से कम यहाँ पे 2 साल चली है। तो इस तरह से उनको ओसीआई कार्ड या ओसीआई स्कीम का फायदा मिल जाएगा। पर क्या फ़ायदा क्या है, मल्टीपल टाइम्स इंडिया में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए वो भारत में अंदर रह रहे हैं, उनको यहाँ पे लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि इनके ऊपर भी कुछ कंडीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ओसीआई होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिटीजन ही वोट करेंगे। एमएलए नहीं बन सकते, एमपी वगैरह नहीं बन सकते, लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते। प्लस आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, इस तरह की जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, उनका भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अभी डिस्कशन का मुद्दा यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर जी के द्वारा एक नया रिवैम्प्ड आपका ओसीआई पोर्टल यहाँ पे आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा।
तो इस पर्टिकुलर पोर्टल के माध्यम से हमारे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो ओसीआई कार्ड होल्डर की तरह यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड इससे कहीं ना कहीं जो नया हमारा पोर्टल बना है इससे फंक्शनैलिटी इसकी और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। दैट इज़ वाई ओसीआई पोर्टल इज इन द न्यूज़। अगला जो दोस्तों हमें टॉपिक पढ़ना है ना वो है मजूरा फेंटोनी के बारे में। थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। जैसा आप पिक्चर में यहाँ पे आप नोटिस कर भी पा रहे होंगे, ये एक 3 आँखों वाला आपको प्रेडेटर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी लंबे टाइम से इसको यहाँ पे मतलब अलग-अलग चीज़ें जब हम डिस्कवर करते हैं ना, तो उसी में डिस्कवरी में यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। ऐसा बताया जाता है कि ये पहले हमारे अर्थ के ओशंस में रोम किया करता था लगभग 506 मिलियन ईयर्स अगो। पर अभी बहुत सारी फाइंडिंग्स के बाद हमने यहाँ पे फाइनली इसको यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका मोज़ोरा फेंटनी है, ये रेडियोडोंट के ग्रुप को बिलोंग करता है। रेडियोडोंट क्या होते हैं? ये आर्थ्रोपॉड्स का ही एक एंशिएंट ग्रुप है। आर्थ्रोपॉड दरअसल में ना वो एनिमल्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनमें बैकबोन नहीं होती, राइट? तो ये उसी पर्टिकुलर कैटेगरी को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। दीज आर एंसेस्ट्रल टू मॉडर्न इंसेक्ट, स्पाइडर एंड क्रस्टेशियंस। इनको कई बार ना सी मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। सी मॉथ क्या होता है? एक तरह से जैसे आपने नोटिस किया हो ना, जैसे एक पतंगा होता है, बिल्कुल उस तरह से। तो इसका जो बॉडी होती है वैसे ही एक पतंगे तरह तरह ही यहाँ पे रिजेंबल करती है। बाकी इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इनका काफ़ी बड़ा आपको अनयूजुअल एक तरह से अब्डोमेन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे किस तरह से अलग-अलग सेगमेंट्स हैं, बॉडी सेगमेंट्स हैं। प्लस यहाँ पे सांस अच्छे से ली जा पाए, यहाँ पे गिल लाइक स्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ना एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। ऐसा होता है कि कई बार ना कुछ अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाती हैं। जैसे मोजूरा फेंटनी जो है ना, ये जो आपका मॉडर्न हॉर्सशू क्रैब है और वुड लाइस है, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलैरिटी है इसकी। हालांकि ये ग्रुप्स अलग अलग है पर सिमिलैरिटी है, इसी को बोलते हैं हम एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर जो बीच में इनको तीसरी आंख देखने को मिल जाएगी आपकी, ये जो थर्ड आई है, ये अंडर वाटर ओरिएंटेशन में मदद करती है। प्लस इनका जो स्विमिंग स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, स्विमिंग फ्लैप्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो फीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एक शॉर्पनर की तरह, जैसे पेंसिल का शॉर्पनर नहीं होता, बिल्कुल उस तरह दिखता है, जहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पे प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना? बाकी आप नोटिस कर पाओगे आंखों के नीचे इनके नर्व क्लस्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे बताता है कि मुजेरा के पास विजन प्रोसेसिंग यहाँ पे एबिलिटीज देखने को मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कई बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि मोज़ोरा फेंटनी क्या है, क्या ये वॉल्केनो है, क्या ये माउंटेन है। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने कई बार पास में पूछे हुए हैं, तो इनका हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ की, मैंने आपको होमवर्क दिया था लेक ओहरिड के बारे में। तो आप यहाँ पे पहले तो इसकी आप लोकेशन समझ लीजिए। ये आपको अल्बेनिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, इन दोनों के बॉर्डर्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अभी पता क्यों यहाँ पे न्यूज़ में था? क्योंकि हमने अल्बेनिया में अपना मिशन एक ओपन किया था, दैट वाज वाई लेक ओहरिड वाज इन द न्यूज़। और ये जो लेक है ये यूरोप की ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक में से एक आपको देखने को मिल जाएगी। एंड ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड ये टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ इन अल्बेनिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। बाकी कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि ये पेटागोनिया रीजन जो है वो कहाँ पर आपको लोकेटेड देखने को मिलता है, आखिर क्यों ये न्यूज़ में बार बार आता रहता है। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एशियन एलिफेंट्स के बारे में, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल नहीं बल्कि आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाता है। ग्रेल मिशन की बात करें तो दोस्तों ये इसरो का मिशन नहीं है, ये नासा का आपको ल्यूनर साइंस मिशन देखने को मिल जाएगा, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगी। मिनार वेटलैंड्स की बात करें तो ये आपके उड़ीसा में नहीं बल्कि आपके उदयपुर राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो तीसरा भी इनकरेक्ट है। बाकी चौथा स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।